नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने निपाह वायरस के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। किसी भी संस्था या किसी भी संगठन द्वारा एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट तब जारी किया जाता है जब उसे लगता है कि कोई अन्य कंपनी या संगठन या संस्था किसी खास बीमारी से निपटने में या किसी परियोजना को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। तो इसलिए आईसीएमआर ने निपाह वायरस के खिलाफ उसका सामना करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, क्योंकि उसको लगता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी निपाह वायरस से त्वरित गति से निपटने के लिए और विशेष तौर से जब निपाह वायरस का जो जोखिम है वो बड़े क्षेत्र में फैल जाए तो उससे निपटने के लिए विशेष रूप से मदद कर सकता है। इस वीडियो में सबसे पहले निपाह वायरस के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। निपाह वायरस का जो पहला मामला था भारत में, वो वर्ष 2001 में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में सामने आया था। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये एक वायरस जनित रोग है और अगर कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित होता है तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी वायरस से संक्रमित हो जाएं और संक्रमित होने के बाद जो लक्षण उभरने का जो आपका समय है, जो लक्षण प्रकट होते हैं, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि किसी वायरस से आप संक्रमित हुए और जब उसकी बीमारी आपके एक तरह से शरीर में प्रवेश करेगी, इस बीमारी जो दिखनी शुरू होगी, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से संबोधित करते हैं। हालांकि कई ऐसे मामले भी आए हैं कि कोई व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित हुआ है और उसमें जो लक्षणों का प्रकटीकरण है वो 40 दिनों के आसपास, 40-45 दिनों के आसपास हुआ है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः इसका 4 से 14 दिन का है। अगर कोई व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित होता है तो उसमें किस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं? सामान्यतः सिर दर्द होगा। सिर दर्द होने के साथ साथ बुखार भी हो सकता है, बुखार होगा। और इसके अलावा आपका गला खराब हो सकता है। गला खराब होने के साथ साथ अगर आपका संक्रमण ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि चक्कर जैसे आने की स्थिति हो या बेहोशी। संक्रमण अगर बहुत ज्यादा है तो बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है। आपको भ्रम भ्रम भी हो सकता है, आप भ्रमित भी हो सकते हैं। इस प्रकार के लक्षण इसमें सामान्यतः देखे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति निपाह वायरस से किस प्रकार से संक्रमित होता है? जैसे ये एक जूनोटिक रोग है, यानी जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। और जानवरों से मनुष्यों में फैलने की इसकी एक तरह से सामान्यतः चरण क्या है? जैसे अगर कोई भी फ्रूट बैट है, फल खाने वाला चमगादड़ है, और वो इसका एक तरह से प्राकृतिक संवाहक माना जाता है, और उसके संपर्क में कोई अन्य जानवर आ जाता है, तो वो जानवर जो उसके संपर्क में आया है वो इसका एक तरह से वाहक हो जाएगा। अगर इस जानवर के किसी भी तरह से फ्लूइड के संपर्क में, उसके तरल पदार्थ के संपर्क में मनुष्य आता है तो ये व्यक्ति में भी फैल सकता है। तरल पदार्थ का सीधा सा मतलब है, जैसे अगर उसके मल के संपर्क में आता है, उसके मूत्र के संपर्क में आता है, उसके रक्त के संपर्क में आता है, अगर इस तरह के संपर्क में आता है तो ये मनुष्यों में फैल जाता है। इसका पहला मामला जैसा कि हमने देखा 2001 में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में आया था। 2018 से इसके लगभग सभी मामले आपको, ज्यादातर मामले आपको केरल में देखने को मिले हैं, और केरल ही इसके सबसे ज्यादा जोखिम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र माना जा रहा है। तो आईसीएमआर की पूरी कोशिश है कि अगर निपाह वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम का विस्तार होता है तो उससे किस प्रकार से निपटा जाएगा, उसके विकल्प के तौर पर, यानी उससे किस प्रकार से निपटा जाए, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र है। टी कोशिकाओं का नाम आपने सुना होगा, जो अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और हमारे शरीर की जो हानिकारक कोशिकाएं हैं उनसे निपटने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। कौन करता है? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र करता है, जो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर हम प्रयोगशाला में उसी प्रकार से प्रोटीन निर्मित करें जो हमारे शरीर के एंटीजन यानी हानिकारक, अगर कोई भी चीज प्रवेश कर जाती है उस पर प्रहार करे, तो उससे अगर कृत्रिम तरीके से इस प्रकार से कोई भी एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है तो उसको हम, और कृत्रिम तरीके से इस प्रकार से एंटीबॉडी का निर्माण किया जाए जो एक कोशिका से ही हो,
एक खास प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका, जिसको आप बी सेल के रूप में परिभाषित करते हैं, उससे ही आप अपना कृत्रिम तरीके से एंटीबॉडी का निर्माण कर लें, तो इसे हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और अगर इसका विकास इस प्रकार से किया जाए, इसको इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि ये खास प्रकार की जो एंटीजन है, यानी जो प्रोटीन है, उनको टारगेट करें। और खास प्रकार के एंटीजन कौन से? जो निपाह वायरस से संबंधित है। निपाह वायरस के एंटीजन पर ये सीधा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रहार करे, उसको पहचाने और उसको निष्क्रिय कर दे, तो ये वायरल लोड को प्रारंभिक स्तर पर कम कर सकता है। आप ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा संक्रमित होने के चांसेस किसके रहते हैं? स्वास्थ्य कर्मियों के रहते हैं, क्योंकि जब ये किसी संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करते हैं तो इनमें संक्रमण के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। परिवार के सदस्यों में भी संक्रमण के काफी चांसेस रहते हैं। प्रयोगशाला में काम करने वाले, निपाह वायरस पर काम करने वाले जो कर्मी हैं, उनके भी संक्रमण के चांसेस रहते हैं। और इसलिए अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है, तो इससे इनमें वायरल लोड कम हो सकता है। और प्रारंभिक चरण में ही अगर हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं, तो गंभीर बीमारी में निपाह वायरस के डेवलप होने की जो संभावना है वो बेहद कमजोर हो जाती है। इसलिए निपाह वायरस, जिसका जो डेथ रेट है निपाह वायरस के माध्यम से, वो 40 से 75%, 40 से 75% के आसपास है। तो अगर संक्रमण के प्रारंभिक चरण में ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो ये जो इतने बड़े स्तर पर डेथ रेट है, इसको एकदम नीचे लाया जा सकता है। इसलिए आईसीएमआर ये समझ रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का विकास करना, उस पर अनुसंधान करना, विकसित करना निपाह वायरस से लड़ने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और इसलिए उसने इसके संदर्भ में एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। और इससे संबंधित जब प्रश्न है, तो प्रश्न यही है आपके लिए कि निपाह वायरस जो है, निपाह वायरस से संक्रमित होने के बाद, प्रश्न नोट कर लीजिएगा, निपाह वायरस से संक्रमित होने के बाद कितने दिनों में सामान्यतः लक्षण देखे जाते हैं? सामान्यतः कितने दिनों में लक्षण देखे जाते हैं? ए ऑप्शन है 2 दिनों में लक्षण देखे जाते हैं। दूसरा बी ऑप्शन है आपका 4 से 14 दिनों में लक्षण देखे जाते हैं। सी ऑप्शन है आपका 6 से 20 दिनों में लक्षण देखे जाते हैं सामान्यतः। और डी ऑप्शन है आपका कि 8 दिनों से 24 दिनों के बीच लक्षण देखे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।